नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूली का उपयोग आमतौर पर सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है और अपने राज्य में मूली की खेती प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। सामान्यतः किसान अन्य फसलों के साथ मूली को मेढ़ों पर या खेत में लगाकर आय अर्जित करते हैं। तो यदि किसान भाइयों आप भी मूली की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें मूली की खेती, आइए जानते हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रतनदीप सोनी से। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मूली की बुवाई तकनीक पे यदि ध्यान दिया जाए तो पैदावार बहुत अच्छी होगी और अधिक होगी। इस हेतु सबसे बड़ी बात ये होती है किसान भाइयों कि हमें विशेष ध्यान देना है कि खेत की तैयारी, मूली के दाने छोटे छोटे होते हैं और उनको भुरभुरी मिट्टी चाहिए और साथ ही साथ जीवांश पदार्थ से बनी हुई जो खाद है, जैविक खाद है, वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। और रही बात ये कि इसके लिए जो किस्मों की चयन की बात है, तो अनुशंसित किस्में हैं, खासकर पूसा केतकी है, इसके अतिरिक्त जो है पूसा हिमानी है, अर्का है, संकर कई किस्में आ गई हैं। तो इस तरह से जो किस्में हैं और प्राइवेट कंपनियां जो हैं, बीज उत्पादक कंपनियां, वो भी अपने अपने व्यावसायिक नामों से तैयार कर रही हैं और उनके भी बीज मिल जाते हैं और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इन किस्मों का बीज लेना है, प्रति हेक्टेयर 5 से 10 किलो तक डाल सकते हैं। संकर किस्में हैं तो 5 किलो में काम चल जाएगा, यदि देसी किस्में हैं तो उसमें 10 किलो तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि बीज का अंकुरण प्रमाणित बीज है तो बीज की मात्रा कम हो सकती है। उपरांत बीज का उपचार करना है ताकि भूमि के अंदर या बीज के अंदर कोई रोगाणु, फफूंद जनित रोग न हो, नहीं तो अंकुरित होने के बाद वो बीज नष्ट हो सकता है और जहाँ बोया गया है उस जगह पे वो बीज नहीं उगेगा। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेढ़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है
क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। खेत के अंदर जब बीज हम बोते हैं तो खरपतवारों का उगना स्वाभाविक बात है। तो मूली के अंदर अच्छा होगा कि इसके लिए इंटरकल्चर ऑपरेशन खेत के बतर में होने पर करें, मतलब सिंचाई करने के 3-4 दिन पहले करें तो निराई गुड़ाई हो जाएगी, तो इनकी जड़ों को के लिए वायु संचार भी सुचारू रूप से होगा। साथ ही साथ इसमें जो खरपतवार के पौधे जो उगे हुए हैं वो उखड़ जाएंगे, कट जाएंगे और ज़मीन में मिल जाएंगे। जल भराव से नुकसान होता है, तो जल भराव की स्थिति न होने पाए इतना हमें पानी सिंचाई करना है। इस समय हम जो सिंचाई करेंगे लगभग 10 से 15 दिन के अंतर से यदि सिंचाई करते रहेंगे तो पर्याप्त स्थिति बनेगी। और जैसे जैसे मूली उखड़ती जाएगी, जो बेचने लायक स्थिति बन जाती है, इसको आप कर सकते हैं। और इसको सितंबर से लगभग जनवरी तक हम लगा सकते हैं और ये जल्दी से तैयार होने वाली फसल है। ये 60 दिन से लेके 80 दिन के बीच में फसल अच्छी तरह से ली जा सकती है और एक के बाद एक फसल ले सकते हैं। यदि अच्छा बाज़ार है, मार्केट है तो उसमें कर सकते हैं। ऐसा करके हम बोनी का काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी। सागौन को इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है। इसका पेड़ बहुत लंबा होता है और अच्छे किस्म की लकड़ी पैदा करता है। यही वजह है कि इसकी देश और विदेश के बाजार में अच्छी डिमांड है। सागौन से बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसलिए सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर की बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आमतौर पर सागौन की अच्छी किस्म की खेती की जाती है, जिसमें कम रिस्क पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर किसान भाइयों आप भी सागौन की खेती करना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चढ़ जाता है। और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है।
इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम एनपीके की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोरिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 50% तक रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की कटाई के बाद संचित नमी का उपयोग करते हुए जीरो सीड ड्रिल द्वारा रबी फसलों की बुआई करें। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान फसल की कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य करें। धान की कटाई उन्नत हस्तचलित नवीन हंसिए से करें, जिसकी धार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीपर का भी प्रयोग धान फसल की कटाई के लिए कर सकते हैं। इससे प्रति घंटा 1 एकड़ के धान की कटाई की जा सकती है। लंबी अवधि वाली धान की फसल अब पकने की अवस्था में आ गई है, अतः फसल की कटाई करने के 1 से 2 दिनों तक धूप में सूखने के लिए खेतों को छोड़ दें। तिवड़ा की उन्नत का उपयोग बुआई के लिए करें। बीज की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम और ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें।
पपीते की फसल में हर 15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की तैयार पौध मुख्य खेत में लगाएं। शीतकालीन गोभी वर्गीय सब्जियों जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की तैयार पौध मुख्य खेत में लगाएं। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या इत्यादि का बीज 25 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मध्यम आकार के छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपयुक्त है। कंदों का आकार कई बार बड़ा होने के कारण काट के लगाया जाता है, लेकिन पूरे कंद लगाने से उपज अच्छी मिलती है। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। चने की समय पर बुआई करके विल्ट बीमारी से बचाव करें। बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, वरदान, वरुणा, क्रांति, छत्तीसगढ़ सरसों इत्यादि की बुआई करें। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। अरहर की फसल में फल वेधक कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 ईस्वी की 300 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाई पेड़ों के तनों पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। फल उद्यानों में साफ सफाई करें और पेड़ों के चारों तरफ थला बनाकर खाद एवं उर्वरकों की निर्धारित मात्रा मिलाएं। पशुओं को 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन चारे के साथ मिलाकर अवश्य खिलाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। इस माह के मध्य तक मवेशियों के लिए बरसीम और जई की बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम शहरी जिला भोपाल के किसान ब्रजेश शुक्ला ने। आप गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो ब्रजेश शुक्ला जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फूलों का राजा गुलाब यह प्रकृति प्रदत्त एक अनमोल फूल है। इसकी आकर्षक बनावट, सुंदर आकार, लुभावना रंग के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग पुष्प के रूप में फूलदान सजाने, कमरे की भीतरी सज्जा, गुलदस्ता, गजरा, बटन होल बनाने के साथ साथ गुलाब जल, इत्र और गुलकंद बनाने में किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में गुलाब की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल पर अधिक रोग का प्रकोप होने पर फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। यदि किसान गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन मिलता है। गुलाब की फसल में लगने वाला एक मुख्य रोग है डाईबैक या शीर्षारंभिक क्षय रोग। यह कवक जनित प्रमुख रोग है। यह पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ते जाते हैं और पौधा सूख जाता है। कवक के अलावा यह रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अनुचित सिंचाई, जल निकास और सूर्य की रोशनी के अभाव में भी होता है। रोग का प्रबंधन: डाईबैक रोगग्रस्त शाखा को काटकर अलग कर दें। जब कटाई छटाई करें तो कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। किसी वजह से पेस्ट न बन पाने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम हो जाएगी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग: यह एक फफूंद जनित रोग है जो शीतल और शुष्क मौसम में उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले यह रोग पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधे के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है।
पौधे की पत्तियों पर दोनों सतहों पर सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है। तनों पर साथ ही साथ कलियों पर भी रोग होने पर फूल नहीं खिलता, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय। सल्फर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। पत्ती धब्बा रोग। इस रोग द्वारा फसल की अत्यधिक हानि होती है। इसमें पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्ती और शाखाओं पर दिखाई देते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय। रोगग्रस्त शाखा पत्तियों को काटकर जला दें। इसके बाद मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल से करके इस रोग को रोका जा सकता है। श्याम वर्ण रोग, एंथ्रेकनोज। इस रोग के लक्षण पर्ण शिराओं, पत्तियों, वृंतों और तनों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों और तनों पर विक्षत भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इनके चारों ओर लाल भूरे रंग की उभरी हुई संरचना बन जाती है। इससे फसल की बढ़वार रुक जाती है, फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। रोग नियंत्रण। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।